अस्सलाम वालेकुम। काला जादू एपिसोड 45। मैंने ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा था कि जिसके साथ मैंने ज़िंदगी का इतना वक्त गुजार दिया, जिसके लिए मैंने न जाने किस किस को कुर्बान कर दिया, वो इंसान नहीं बल्कि एक गंदी आत्मा है। धनी सच कह रहा था, वो सच ही कह रहा था और अब उसकी बात में कोई शक नहीं रहा। मुझसे महल में जो दासियाँ गुम हो गई थी, यकीनन उनकी जिस्मों की हड्डियाँ उसी तहखाने में पड़ी सूख रही होंगी। वो औरत उन सब की कातिल थी। उसने उन्हें खा लिया था और ये तस्वुर मेरे लिए इतना भयानक था कि मेरा बदन ही मेरा साथ छोड़ गया था। सोचने समझने की कुव्वतें सलब हो गई थी। रूपकली भी याद आ रही थी, मेरी वफादार बीवी, जिस पर मैंने उस पापन की वजह से शक किया था। कालिदास मेरा वफादार साथी, मेरे बचपन का दोस्त। अब उसमें कोई शुबा नहीं था कि वो इसी पापन का वीर था। मुझे अभी तक अपनी ज़ात को दरपेश किसी खतरे का एहसास नहीं हुआ था। इसके जाल में जकड़ा हुआ था। वो शायद अपना पेट भर चुकी थी। उसके बाद उसने मुझे देखा और मुस्कराई। बिल्ली की तरह दोनों हाथ आगे करके और पाँव पीछे करके उसने अंगड़ाई ली। फिर ज़मीन पर दो चार लोटे लगाई और इस तरह आंखें बंद करके लेट गई जैसे सो गई हो। लेकिन मैंने उसके वजूद को तब्दील होते हुए देखा। उसके बदन की स्याही छट गई और वो बिल्कुल पहले जैसी हो गई। उसने करीब ही पड़ा हुआ सफ़ेद लिबास अपने कंधों पर डाला और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरे सामने पहुंच गई। अब उसकी आंखें भी बिल्कुल ठीक थी। मेरे जिस्म में जैसे दोबारा ज़िंदगी दौड़ गई। मैंने एक फुरीरी सी ली और खूनखार नज़रों से उसे देखने लगा। मैंने फटी फटी आवाज़ में कहा, मावती तू कौन है? आज तेरी असल शक्ल मेरे सामने आ गई। बता मुझे तू कौन है? मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तू मेरी रूप कली की कातिल है और तूने अपनी इतनी दासियों को अपनी भेंट चढ़ाया है। बता तू कौन है? कौन है तू? आराम से बैठकर बातें करो चंद्रभान। ये जगह तुम्हें कैसी लगी? मैं तुझसे पूछता हूँ, मरने से पहले मुझे अपने बारे में बता दे तो अच्छा है। तुझे ज़िंदा छोड़ना मेरी ज़िंदगी का बदतरीन गुनाह होगा। काल की हूँ, काली माई की पुजारन हूँ और क्या बताऊँ तुम्हें। ज्ञान हासिल कर रही हूँ, शक्ति हासिल कर रही हूँ, जीवन बढ़ा रही हूँ अपना। ये इंसानी गोश्त, इंसानी खून मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है। समझ रहे हो ना? और क्या पूछना चाहते हो? मगर तू हाँ हाँ बोलो। तूने मुझे धोखा दिया। तू मुझे वहाँ इंसानी रूप में मिली थी। ये तो हमारा काम है चंद्रभान जी। अगर मैं वहाँ तुम्हारे मन को ना भाती तो तुम मुझे यहाँ तक कैसे ले आते? अगर मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देती तो सौगन खाकर कहो वही करते तुम जो तुमने किया। मजबूरी थी, ऐसी कौन सी बात है? मगर तुम्हें इस खोज में पड़ना नहीं चाहिए। जो कुछ मैं कर रही हूँ मुझे करने देते। ये सब कुछ तो सैकड़ों साल से कर रही हूँ। सैकड़ों साल से? क्या मतलब? अब सारे ही मतलब जान लोगे। 250 साल है मेरी उम्र, समझे? हो सकता है इससे भी कुछ ज़्यादा हो। 250 साल से जी रही हूँ मैं और हज़ारों साल जीना चाहती हूँ। हज़ारों साल जीती रहूँगी। थोड़ा सा काम करना है मुझे, बस शक्ति हासिल करना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है और मैं काफ़ी शक्ति हासिल करके अपने आप को अमर कर लेना चाहती हूँ। दूसरों की ज़िंदगियों से खेल कर, हाँ यही तो काली शक्ति की मांग होती है। काले जादू के बारे में कुछ नहीं जानते तुम, यही वजह है चंद्रभान जी, और आम लोगों को जानना भी नहीं चाहिए। जो जान लेते हैं वो शक्तिमान बन जाते हैं या फिर शक्ति की भेंट चढ़ जाते हैं। अब तुम देखो ना, जिन्होंने जान लिया वो पत्थर के मुजस्मों में तब्दील हो गए। मगर तुम्हारे साथ ऐसा करना ज़रा ठीक नहीं रहेगा चंद्रभान जी। पति हो ना तुम मेरे, राजमहल के मालिक हो। पता नहीं कहाँ तुम्हारी ज़रूरत पेश आ जाए। मैं अपने काम तो कर सकती हूँ, लेकिन जो काम तुम्हें करने होते हैं वो कौन करेगा? उसका एक ही तरीका है चंद्रभान महाराज, वो ये कि तुम जीते रहो और ऐसे जियो कि संसार से तुम्हारा कोई वास्ता ना रहे। वास्ता रखोगे तो मेरे खिलाफ काम करते फिरोगे, जोगियों साधुओं और संतों के चक्कर में पड़ते फिरोगे। मुझे भी परेशानी होगी, तुम्हें भी और उन्हें भी। इससे बचाव का एक ही तरीका है, तुम बीमार हो जाओ चंद्रभान, समझे? तुम बीमार होकर उसी पुरानी हवेली में रहो, कोई तकलीफ नहीं होगी तुम्हें। जीते रहोगे, मगर ऐसे नहीं कि यहाँ से कहीं बाहर चले जाओ और मेरे लिए परेशानियाँ पैदा करो। तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा मैं।
तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो हंस पड़ी। फिर उसने ज़मीन पर से कोई चीज़ उठाई, मुंह के करीब लाकर उस पर कोई मंत्र पड़ा और मेरी जानिब उछाल दिया। मुझे यूं लगा जैसे मेरे बदन में आग लग गई हो। ऐसी आग मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। मेरे कपड़े जल रहे थे, ना कहीं से बदबू उठ रही थी, ना धुआं निकल रहा था, लेकिन मुझे यूं लग रहा था जैसे शोले मुझे चाट रहे हों। मेरे हलक से दहशत बड़ी आवाज़ें निकल रही थी और मेरा शरीर जल रहा था। मैं ज़मीन पर गिरकर लौटने लगा और उसके कह के तहखाने में गूंजते रहे। फिर ये आग रफ्ता रफ्ता ठंडी पड़ती चली गई। आग ही ठंडी नहीं हुई थी मासूद, बल्कि मेरा दिमाग भी ठंडा हो गया था। जब होश आया तो इस कमरे में था जिस कमरे में तुम अब मुझे देख रहे हो। मैं अब बेहतर कैफियत में था। बस ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने बदन का सारा खून निचोड़ लिया हो। जान ही नहीं रही थी मेरे हाथों पैरों में। ज़मीन पर चट पड़ा हुआ था। बहुत देर इसी तरह गुजर गई। फिर ज़रा बदन में कुछ जान वापस आई तो हिम्मत पड़ी। उठकर बैठ गया और उन वाक़यात के बारे में सोचने लगा। पुरानी हवेली के उस कमरे को मैं अच्छी तरह पहचानता था। जाहिर है मेरे पुरखों की हवेली थी। उसने मुझे कैद कर दिया था और ये बात मुझे अच्छी तरह मालूम थी कि वो दरवाज़ा खोले बगैर मैं बाहर नहीं निकल सकता, और दरवाज़ा बाहर से बंद हो तो कोई बड़े से बड़ा सोरमा उसे तोड़ नहीं सकता। ये पुराने दौर के बने हुए दरवाजे हैं। उन पर बड़ी ज़रबें लगाई गई जाएं तब भी टस से मस ना हो, जबकि मेरे पास यहाँ कुछ नहीं था। खाली हाथ था मैं। तब पहली बार मैंने मचंडा को देखा। वो आदमी जो उस दिन तुम्हें भी नज़र आया था। गूंगा मचंडा। वो कौन है, क्या है, मैं नहीं जानता। शक्ल व सूरत से भी वो मुझे कोई गंदी आत्मा ही लगती है। मगर मैं मचंडा को देखकर खड़ा हो गया और मेरे लिए खाने पीने की चीज़ें लाया था जो एक थाल में रखी हुई थी। उसने ये थाल रखा, वापस पलटा तो मैंने उस पर छलांग लगा दी और उसे दबोच लिया। वो गेंडे जैसी ताकत रखता है, किसी भैंसे की तरह टक्कर मारकर दीवारें हिला सकता है। मगर मुकाबला चंदन्ना से हो गया था, और चंदन्ना के बारे में तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि उसका सानी भटिंडा और उसके आसपास कहीं नहीं था। मैं उससे जोर आजमाई करता रहा। वो मुझ पर हमले नहीं कर रहा था, बल्कि अपना बचाव कर रहा था। बिलाखिर मैंने उसे कंधे पर उठाकर ज़मीन पर दे मारा और उसके सीने पर चढ़कर बैठ गया। लेकिन मुझे ये अफसोस हुआ कि पीछे कोई आया है, और एक बार फिर मेरे हलक से दहशत भरी चीखें निकलने लगी। उसी आग ने मुझे अपनी लपेट में फिर ले लिया था। दोबारा उस आग से दो चार हो चुका हूँ, और शायद अल्फाज में तुम्हें उसकी जलन ना बता सकूं। ऐसी शदीद आग होती है कि भगवान हर इंसान को उससे महफूज रखे। वो नर्क की आग है मासूद, नर्क की आग है। उस आग ने एक बार फिर मुझे बेहोश कर दिया, और उसके बाद जब दोबारा मुझे होश आया तो आग ठंडी हो चुकी थी। लेकिन मेरे हाथों, पैरों और कमर में ये जंजीरें पड़ी हुई थीं। जंजीरों की लंबाई इतनी है कि बस मैं थोड़ी ही दूर तक पहुंच सकूं। मचंडा आता है, मेरे लिए खाने पीने की चीज़ें लाता है, मुझे जंगल पानी को ले जाता है, मगर इतना फासला रखता है कि मैं उस तक ना पहुंच पाऊँ। और उस वक्त से मैं इसी तरह जी रहा हूँ। भगवान की सौंग, एक बार मुझे उन जंजीरों से निजात मिल जाए तो मैं कम से कम मचंडा को ज़रूर हलाक कर दूँ। उस पापी को जो गूंगा है, लेकिन उस औरत का हरकारा है। ये है मेरी कहानी मसूद। मैं न जाने कब से यहाँ कह दूँ, उसने मुझे बीमार मशहूर कर रखा है। किसी को मेरे पास नहीं आने देती, बहुत चालाक है। वो न जाने किस किस तरह लोगों को टालती रहती है। मैं जानता हूँ जब तक मैं जीता हूँ वो मेरी ज़रूरत महसूस करती है। मर जाऊँगा तो वो उस वक्त तक सारा निज़ाम संभाल चुकी होगी। कभी कभी वो मुझसे कागज़ों पर दस्तखत करवाने आती है और मैं उसके जादू के ज़ेरे असर उसके कहने पर अमल करता हूँ। मगर जब वो चली जाती है तो जादू का असर मुझ पर ख़त्म हो जाता है, और उस वक्त उसके लिए मेरे दिल में नफ़रत के सिवा कुछ नहीं होता। ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ मैं, ये ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मैं शिद्दत हैरत से कंग था। ज़ुबान कुछ कहने से कासिर थी। उसने महावाती की जो शक्ल बताई थी, उस शक्ल में मैं भी महावाती को देख चुका था। एक लफ्ज़ झूठ नहीं मालूम होता था तंदरभान का, और इस तरह महावाती की शख्सियत भी सामने आ जाती थी। किस जाल में फंस गया मैं। ना मुझे उस जादूगरनी की ज़िंदगी से कोई दिलचस्पी थी, ना मौत से। मैं तो यहाँ से वापस जाना चाहता था। हाजी फ़याज़ुद्दीन अहमद ने न जाने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया था। कमबख्त नौशाद चला गया था। भगवती पर शाद अपनी जान बचा कर निकल गया था, और मैं यहाँ उस अजाब में गिरफ्तार हो गया। उसने मुझे क्यों कैद कर रखा है? क्या वो मेरा भी गोश्त खाना चाहती है? लेकिन अब तक जो बात
इल्म में आई है वो ये कि वो औरतों को ही खाती है। और इस दिन भी मैंने एक औरत ही के जिस्म को देखा था, यानी रचनावतनी, मासूम और मसलूम रचनावतनी वती। चंद लम्हात के बाद चंद्रभान की आवाज़ सुनाई दी। डर गए तुम? नहीं चंद्रभान, सोच रहा हूँ उसके बारे में। कोई इसके बारे में डरे बगैर भी सोच सकता है, मगर तुमसे वो ज़रूर कुछ चाहती होगी। देखो, मशवरा देता हूँ तुम्हें, भाग सकते हो तो भाग जाओ, और अगर नहीं भाग सकते तो फिर जो कुछ वो कह रही है वो कर लो, वरना पत्थर बना दिए जाओगे। हो सकता है अगर तुमसे उसका मकसद पूरा हो जाए तो वो तुम्हें निकल जाने दे या फिर तुम्हें अपना मुस्तकिल साथी बना ले। अगर ऐसा भी हो जाए तो तुम्हारा ही नहीं बहुतों का भला होगा। उसे ये मालूम करना है कि वो किसी जाल में फंस सकती है और हम कैसे बच सकते हैं। चंद्रभान, अगर मचंडा हलाक हो जाए तो मैं तुम्हें यहाँ से राह कराने की कोशिश कर सकता हूँ। मचंडा तुम्हारे बस की बात नहीं है, किसी की भी बस की बात नहीं है। मैं ही मार सकता हूँ उसे, एक बार वो मेरे कब्ज़े में आ जाए। यकीन करो, जिस जुबान से कह रहा हूँ करके दिखा दूंगा। ना करूँ तो कुत्ता कह देना चंद्रभान, मत कहना। तो फिर ठीक है चंद्रभान, मैं कोशिश करूँगा कि मचंडा तुम्हारे हाथ लग जाए। चंद्रभान ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, यानी यकीनी तौर पर मेरी बात ही उसकी समझ में नहीं आई होगी, लेकिन ये अल्फाज भी बिला वजह नहीं कहे थे। दरवाजे के ऊपर एक ऐसी छोटी सी जगह बनी हुई थी जो दरवाजे ही का एक हिस्सा थी, लेकिन कुछ किया जा सकता था, वहाँ से कुछ किया जा सकता था, और मैं उस बारे में सोचता रहा। फल ख़त्म हो गए, गल सड़ गए, और मुझे बहुत सी मुश्किलात से गुजरना पड़ा। गालबन तीसरा दिन था जब आज मचंडा फिर आया। गले सड़े फल उठा के ले गया, नए फल रख गया। अभी तक महावाती की तरफ से मुझे ना तो कोई पैगाम मिला था और ना किसी ने मेरी खबरगिरी की थी। मचंडा के बारे में यह अंदाज़ा मैंने लगा लिया कि वो तीसरे ही दिन फिर आएगा। उस दौरान मेरी और चंद्रभान की बातें होती रहती थी। अपने बारे में तो मैंने चंद्रभान को कोई ख़ास बात नहीं बताई थी, मगर वो मेरे अपने पुरखों के बारे में न जाने क्या क्या कहानियाँ सुनाता रहता था। माजरत भी करता था मुझसे कि वो ज़्यादा बोलता है, मगर मैंने उसे इजाज़त दे दी थी। वो जानता था कि इंसान की ज़हनी कैफियत तनहा रह कर क्या हो जाती है। फिर छठा दिन हो गया, कुछ फल बच गए थे, ज़्यादातर मैंने खा लिए थे। कमरे में नाकाबिले बर्दाश्त बदबू फैल चुकी थी। तबीयत वैसे ही हर वक्त मतलाती रहती थी। आज ज़िंदगी और मौत की बाजी लगाने का फ़ैसला कर चुका था। पहले मचंडा से निमट लिया जाए, और अगर उसमें कामयाबी हो जाए तो ठीक है, वरना फिर जो भी होगा देखा जाएगा। यहाँ रहना अब मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा था। मचंडा के आने का वक्त मैंने अपने जिस्म को समेटा और दरवाजे के ऊपरी बनी हुई छोटी सी जगह चढ़ गया। उस मुख्तसर जगह पर ख़ुद को संभालना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन ये ज़िंदगी बचाने का मामला था, और ऐसे औकात में इंसान वो कुछ कर जाता है जो आम हालात में किसी तौर मुमकिन ना हो। मैं छिपकली की तरह वहाँ चिपका रहा। खुशकिस्मती से ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। दरवाजे पर आहट हुई, दरवाज़ा खुला और मचंडा ने फल उठाए अंदर दाखिल हो गया। वो झोंक में सीधा आगे बढ़ गया। यही मौका था। मैंने बदन को सुकोड़ लिया और झपाक से दरवाजे से बाहर रेंग गया। मुझे ना पाकर मचंडा की क्या कैफियत हुई उसका अंदाज़ा लगाना तो मुमकिन नहीं था, लेकिन उस सूरत हाल अचानक दोहरी शक्ल का इख्तियार कर गई। यहाँ से निकल कर भाग सकता था, ऐसी सिमत इख्तियार कर सकता था जिससे महल से बाहर निकल जाऊँ। लेकिन यहाँ एक मुसीबत ज़्यादा और था, तन्हा बेआसरा। ये गैर इंसानी अमल था। अपनी ज़ात से प्यार, किसी और से अपनी ज़ात के लिए इज्तनाब तो बुरी ज़िंदगी नहीं किया था। अब क्या करता? सोचने का वक्त नहीं था। जो कुछ भी करना था बरफ्तारी से करना था। चनाचा आगे बढ़कर चंद्रभान के कमरे की कुंडी खोली और दरवाजे का पट भी थोड़ा सा खोल दिया। चंद्रभान की बताई हुई कुछ बातें याद थी और उस वक्त उन पर अमल करना था। छुपने के लिए एक सतून तलाश किया ही था कि मचंडा की गुर्राहटें सुनाई दी। वो आंधी तूफान की तरह बाहर निकला और इधर उधर दौड़ने लगा। उस पर दीवानगी सी तारी थी। मैं सतून की आड़ में छुप कर उसे देखने लगा। फिर मचंडा की निगाह चंद्रभान के कैद खाने के दरवाजे पर पड़ी। वो इस तरफ दौड़ा, दरवाजे को पूरा खुला और अंदर दाखिल हो गया। मचंडा कमरे में इधर उधर देख रहा था और चंद्रभान उठकर खड़ा हो गया था। शानदार तनोतूश के मालिक चंद्रभान के चेहरे पर मचंडा के लिए नफरत के आसार थे। उसने मुझे देख लिया, जबकि मचंडा की पुश्त मेरी तरफ थी। दरवाजे से अंदर घुसते ही मैंने खुद को संभाला और फिर पूरी कुव्वत से मचंडा को आगे धकेल दिया। उसके साथ ही
मैं नीचे गिर गया। चंद्रभान संभालो इसे। प्रचंडा संभल ना पाया और चंद्रभान से कुछ फासले पर जा गिरा। चंद्रभान फौरन मेरा मकसद समझ गया। अपनी वजनी जंजीरें संभाले वो प्रचंडा के पीछे आ गया। खड़ा हो जा ए मायावती के कुत्ते, बड़ा लंबा हिसाब करना है तुझसे, उसने हाथ मिलाकर कहा। प्रचंडा के चेहरे पर खौफ के आसार साफ नजर आ रहे थे। वो भागने का रास्ता तलाश कर रहा था। चंद्रभान चीखा, दरवाजा दरवाजा। मैंने फुर्ती से पलटकर दरवाजा बंद कर दिया। प्रचंडा ने भयानक चीख मारी और एक तरफ होकर निकल भागने की कोशिश की, लेकिन चंद्रभान ने जंजीर उठा ली और वो उलझ कर गिर पड़ा। बड़े दिनों की प्यास है ससुरे, आज बुझेगी। उसके साथ ही वो प्रचंडा पर टूट पड़ा। उसने प्रचंडा पर गिरफ्त कायम कर ली और प्रचंडा उसकी गिरफ्त से निकलने के लिए जोर लगाने लगा। चंद्रभान बोला, तुम मसूद हो ना? हाँ, मैंने तुम्हें चंदना के बारे में बताया था। हाँ, तो देखो चंदना को, यह हरामखोर मायावती का कुत्ता है, गंदी आत्मा की पैदावार। मगर जब चंदना अखाड़े में होता है तो फिर चंद्रना ही होता है। जरा देखो इसकी ये कली पटका है, चंद्रना का मखसूस दाव। चंद्रभान ने प्रचंडा के ऊपर ही सिमट आकर उसकी टांगों में दोनों हाथ फंसाए, अपनी थोड़ी उसकी रीढ़ की हड्डी में पर रखी और उसके बाद अपने ही लंबे हाथों से प्रचंडा की दोनों कलाइयाँ पकड़ ली। हालांकि जंजीरें उससे उस बर्क रफ्तारी से अपना अमल करने का मौका नहीं दे रही थी, लेकिन उसमें कोई शक नहीं था कि चंद्रभान जिस्मानी तौर पर किसी हाथी जैसी कुव्वत का मालिक था। प्रचंडा को इस तरह उठा लेना किसी आम इंसान की बस की बात नहीं थी। थोड़ी उसकी रीढ़ की हड्डी से टका कर उसके दोनों हाथों पाँव की कलाइयाँ पकड़ चंद्रभान ने अपने घुटने जमीन पर टिकाए और प्रचंडा के दोनों हाथ पीछे से घसीट कर उसे अपने शानों पर लिए खड़ा हो गया। और उसके बाद वो बर्क रफ्तारी से दौड़ा और प्रचंडा को दीवार से दे मारा। प्रचंडा हलक से निकलने वाली चीख इस कदर जोरदार थी कि कानों के पर्दे झंझला कर रह गए। उसका सर फट गया था और खून की धारें बहने लगी थी। चंद्रभान ने एक ही दाव में उसे अधमुरा कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद प्रचंडा ने जमीन पर लौटकर अपने आप को संभाला। चंद्रभान ही की जंजीरों का सहारा लिया और उठ खड़ा हो गया। उसका चेहरा खून से सुर्ख होकर इतना भयानक लग रहा था कि कमज़ोर दिल वाला आदमी उसे देख लेता तो वहीं उसके दिल की हरकत बंद हो जाती। उसके फौरन बाद वो अंधों की तरह चंद्रभान पर लपका था, लेकिन चंद्रभान अपनी पहलवानी के दाव पेच दिखा रहा था। उसने एक बार फिर अपने बदन को बल दिया, प्रचंडा की कमरे में दोनों हाथ डाले, उसे उठाकर कंधे पर रखा और पुश की तरफ से जमीन पर दे मारा। एक जर्ब चेहरे पर भी लगी थी। दूसरे सर के पिछले हिस्से में शाने और गर्दन पूरी कुव्वत से जमीन से टकराई थी। प्रचंडा के हलक से अब दर्द भरी आवाजें निकलने लगी थी। उसने फिर अपने आप को बचाकर निकलना चाहा, लेकिन इस बार वो जो ही घुटनों के बल उठा, चंद्रभान पहले से तैयार था। उसने मोटी कड़ियों वाली जंजीर प्रचंडा के गले में लिपट दी और उसे दो पल बल देने के बाद प्रचंडा की पुष्ट पर सवार हो गया। दर हकीकत उस वक्त चंद्रभान एक वैशी जानवर लग रहा था। उसके चेहरे पर शदीद नफरत के आसार थे, दांत बींचे हुए थे और वो प्रचंडा की गर्दन जंजीर से दबा रहा था। मैं ताकत का ये खेल देखता रहा। प्रचंडा के हलक से निकलने वाली घराटे अब खराटों में तब्दील होने लगी थी और उसके अज़ा ढीले पड़ते जा रहे थे। दोनों हाथ सीधे होकर बार बार नीचे गिर रहे थे। जुबान बाहर निकल आई थी। अब वो जंजीर पकड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। गालिबन उसके हाथों में अपनी जान ही नहीं रही थी और वो उसकी मर्जी के मुताबिक रुख तब्दील कर सके। चंद्रभान ने चंद लम्हात इस तरह उसकी गर्दन पर ताकत सर्व की और फिर उसे छोड़ दिया। उसके चेहरे पर शदीद वहशत नजर आ रही थी। फिर उसने इधर उधर देखा और मेरी निगाहें उसकी निगाहों से मिली तो वो कुछ मुअतदल हुआ। प्रचंडा जमीन पर बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ था। चंद्रभान ने उसके सीने पर पांव रखते हुए कहा, यह है मायावती का वीर, समझे मासूद? देखा तुमने चंद्रना को मेरे मदे मुकाबिल जब भी उखाड़े में मेरे सामने आते हैं, इनके बदन पर पहले ही कपकपी तारी हो जाती थी, क्योंकि उससे पहले वो मेरी 2 कुश्तियाँ देख चुके होते थे। अपने मदे मुकाबिल के लिए मेरा दिल ये कभी नहीं चाहता कि वो अपने पैरों से उखाड़े से वापस जाए। बाज़ औक़ात तो बारहा मेरे दिल में ये ख्वाहिश उभरी कि लोग मुझे ये बताए कि जिसने मुझसे कुश्ती लड़ी थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही। मगर मेरे दोस्त, ओहो तुम चंद्रभान को अब उस बात का एहसास हुआ था कि ये सब क्या हो गया। मेरा इस कैद खाने से निकल आना और उसके बाद प्रचंडा को चंद्रभान की तरफ धकेल देना, उन सारी बातों पर अब उसे हैरत हुई थी। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, और जो मंसूबा मैंने बनाया था चंद्रभान, वो इस हद तक कामयाब हो गया, मगर तुम निकले कैसे वहाँ से? बस एक तदबीर
कारगर हो गई थी। मर्चंडा से तो हमें निजात मिल गई, लेकिन इस जंजीर को, इन कड़ों को तोड़ना मेरे बस की बात नहीं। यहाँ मर्चंडा के अलावा कोई और पहरेदार नहीं होता था। तो तुम कोई ऐसी चीज़ तलाश करो मसूद, जिससे मेरी जंजीरें खुल जाए। कोई बड़ा हथौड़ा, कोई ऐसी चीज़। ये सब कुछ तोड़ना मेरे बस की बात नहीं है। 1000 कोशिश कर चुका हूँ, बस कलाइयाँ ज़ख्मी हो जाती है, पाँव ज़ख्मी हो जाते हैं, कमर दुखने लगती है और कुछ नहीं होता। मैंने खुश होंठों पर ज़ुबान फेरी, उन कड़ों को एक बार फिर करीब से देखा, खींचातानी की, लेकिन ये सारी कार्रवाई मुझे मुज़ाहिका खेज़ ही लग रही थी। ये सब कुछ करना मेरे बस की बात नहीं थी, और अब इसके अलावा कोई और चारा कार नहीं था कि बाहर निकलकर कोई ऐसी चीज़ तलाश करूं। मैंने चंद्रभान से कहा, हिम्मत नहीं हारना चंद्रभान। मैं अगर चाहता तो अकेला भी भाग सकता था, लेकिन मैंने यही सोचा कि पहले मर्चंडा उसे निजात हासिल कर ली जाए, इसके बाद दोनों यहाँ से फरार का प्रोग्राम बनाएंगे। चंद्रभान के चेहरे पर शुक्रगुजारी के आसार नजर आए। उसने कहा, देर न करो, जाओ कोई चीज़ तलाश करो जिससे ये कड़ियाँ खुल सके और कुछ ना हो सके तो ये जंजीरों की कड़ियाँ ही दरमियान से टूट जाए, काम बन जाएगा। मैंने दरवाजे की जानिब रुख किया। दिल डर रहा था कि महावती इस तरह ये सारा मामला मर्चंडा के शानों पर छोड़कर बेफिक्र तो नहीं ना हो गई होगी। पहले सिर्फ चंद्रभान इसका कैदी था। चलो ठीक है, चंद्रभान के बारे में वो सब कुछ जानती थी, लेकिन मेरे बारे में भी जानती थी। कहीं यूं ना हो कि सारी मेहनत अकारत चली जाए। लेकिन अब जबकि इतना अमल कर चुका था तो चंद्रभान को बेसहारा छोड़ना हमाकत की बात थी। मैं वहां से निकला और चारों तरफ भटकने लगा। ये पुरानी हवेली अजीबोगरीब तर्ज से तमीर का नमूना थी। पेश दर पेश कमरे, पतली पतली राहदारियाँ जिनका कोई जवाब समझ में नहीं आता था, एक तरह से भूल भुलैया ही बनी हुई थी। और मैं उन भूल भुलैयों में से गुजरकर चारों तरफ निगाहें दौड़ाता हुआ किसी ऐसी जगह की तलाश में था जहाँ से चंद्रभान के उन कड़ों की जंजीरें तोड़ी जा सके। लेकिन यकीन नहीं था, ऐसी कौन सी मजबूत चीज़ हाथ आ सकती है। वो एक कमरा था जिसमें मैं दाखिल हुआ, नीम तारीख माहौल में। वहाँ मुझे कुछ चीज़ें नजर आई, और जब मेरी आंखों ने एक वजनी हथौड़ा देखा तो खुशी से चमक उठी। यह हथौड़ा एक सीमेंट स्पॉट और दूसरी तरफ से छेनी का सा डिज़ाइन रखता था। यूं लगता था जैसे ये इसी मकसद के लिए यहाँ रखा गया हो कि मैं चंद्रभान की जंजीरें काट दूं। फुर्ती से हथौड़े की तरफ लपका और मैंने उसका दस्ता पकड़कर उसे उठाना चाहा। दस्ता जो ही सीधा हुआ, मेरे अपने अकब में सरहटें महसूस हुई। मैंने पलट कर देखा तो लोहे का एक फुलादी जंगला मेरे और उस दरवाजे के दरमियान हाइल हो गया जिससे मैं अंदर दाखिल हुआ था। अगबी स्मिट स्पॉट दीवारें थी और बहुत छोटी सी जगह थी। मैं हैरत से हुए हथौड़े को देखने लगा। मैंने देखा कि वो अपनी जगह, जितना मैं उसे उठा चुका था, वहाँ साकत हो गया है। उसका अगला सिरा ज़मीन में वैसे ही पड़ा हुआ था और यूं मालूम होता था जैसे नीचे से वो ज़मीन में पैवस्त हो। चंद लम्हात के बाद ये बात मेरी समझ में आई कि ये कोई हथौड़ा नहीं था, बल्कि एक ऐसी चीज़ थी जिससे उस आहनी दरवाजे का कंट्रोल सिस्टम कहा जा सकता है। यानी उसका दस्ता उठाने से आहनी दरवाज़ा छत से निकलकर दस्ता उठाने वाले और दरवाजे के दरमियान हाइल हो जाए। नाकाबिले यकीन सी बात थी। ये सब कुछ कैसे सोचा गया था? क्या महावती मुझ पर निगाहें रख रही है? क्या ये कुछ उसकी स्कीम के मुताबिक है? इसके अलावा और क्या सोचा जा सकता था? हथौड़े के दस्ते को मैंने बदन की पूरी कुव्वत से नीचे दबाने की कोशिश की, ये सोच कर कि शायद आहनी दरवाज़ा वापस अपनी जगह चले जाए, लेकिन वो उसी तरह साकत हो गया था कि टस से मस नहीं हो रहा था। गोया मैं कैद हो गया। बेचारा चंद्रभान, उसकी तकदीर में शायद आज़ादी नहीं। फुलादी सलाखों वाले दरवाजे को मैंने बुरी तरह झंझोड़ कर देखा, लेकिन उसमें कोई जंबिश नहीं थी। बिल्कुल सोची समझी स्कीम थी, बिल्कुल सोचा समझा मंसूबा था। मैं एक कैद खाने से निकलकर दूसरे कैद खाने में जा पड़ा था, और अब मर्चंडा भी यहाँ मौजूद नहीं था। बहुत देर तक जद्दोजहद करता रहा। हथौड़े पर भी जिस कदर ताकत सर्व कर सकता था कर ली, और जब तक हार गया तो नंगे फर्श पर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। बिलाशुबा ताजुब खेज बात थी, लेकिन कम से कम मेरे लिए नहीं, क्योंकि अब तक जिन हालात से गुजर चुका था उनमें अनहोने वाक़यात इस कदर हुए थे कि किसी भी वाक़े पर बहुत ज़्यादा हैरत नहीं होती थी। दुख हो रहा था ये सोच कर कि चंद्रभान की निगाहें दरवाजे पर लगी होंगी। उसके दिल में आस पैदा हो गई होगी, हर आहट पर मुंतज़िर होगा इस बात का कि मैं वापस पहुंचूं और उसे उस तवील तरीन कैद से निजात मिल जाए। दरहकीकत अपनी कोई फ़िक्र मैंने पहले भी नहीं की थी, अब भी नहीं थी, लेकिन बेचारा चंद्रभान, उन तमाम सोचों के अलावा उस वक्त और कुछ नहीं रह गया था। अब देखना यह था कि इस नई कैद में मेरा क्या हशर होता है। महावती को मेरी उस नई कैद के बारे में मालूम है भी या नहीं,
और जब उसे ये मालूम होगा कि प्रचंडा मर चुका है तो उस पर क्या रद्दअमल होगा। वक्त गुजरता रहा, रात गई, बैठे बैठे थक गया तो लेट गया। रोशनदानों से सफ़ेद चांदनी छन रही थी। अब तक कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी थी और किसी को मेरी इस अफ्ताद के बारे में मालूम नहीं हो सका था। अब जो होगा देखा जाएगा, भाड़ में जाए सब कुछ। रात गुजरी, सुबह हुई, दोपहर, फिर शाम, घुप अंधेरा फैल गया और अचानक मुझे कुछ सरसराहटें महसूस हुई। सलाखों दार दरवाज़ा यूं ही था, लेकिन पिछली दीवार खिसक रही थी और उससे रोशनी की लकीरें अंदर आने लगी थी। फिर दीवार पूरी हट गई और सामने वही बाग नज़र आने लगा जिसे मैं देख चुका था। हवाओं के झोंके अंदर आ गए और बड़ी ताजगी महसूस हुई। दौड़कर बाहर निकल आया, मगर बाहर कदम रखते ही ठटक गया। सामने ही सुंदरी नज़र आ रही थी, वो खामोशी से मुझे देख रही थी। उसने बड़े सुकून से कहा, आओ। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता उसके करीब पहुंच गया। उसके नज़दीक खुश रंग फलों के थाल में रखे हुए थे। बैठो, वो बोली। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने पूछा। तुम्हारा इंतज़ार। बैठो ना। ना बैठूं तो? मैंने कहा और वो अजीब सी नज़रों से मुझे देखने लगी। फिर बोली, कोई फ़ायदा ना होगा। क्या मतलब? अपनी समझ से काम नहीं लेते। जो कुछ कह रही हूँ साफ अल्फाज में कहो, इससे पहले तुम अपने कैद खाने से निकल सके। तुम खुद जानते हो कि तुम्हें निकाला गया है, और जब निकाला गया है तो ये भी सोचा गया होगा कि तुम भाग सकते होगे। ये सोचा होगा तो बंदोबस्त भी किया होगा कि भाग ना सको। क्या फ़ायदा एक के बाद दूसरी मुसीबत में फंसने का। खूब, बात तो समझदारी की है, मैंने मुस्कुरा कर कहा। तो बैठो, उसने कहा और मैं गहरी सांस लेकर बैठ गया। गोया अब मैं एक आज़ाद कैदी हूँ। लो फल खाओ, तुम भूखे हो। क्या छुपा है इन फलों में? तुम्हारी सौगन, ये पुत्र है, पैरों से उतरे हैं। कसम भी मेरी खा रही हो? हाँ, इसकी वजह है। क्या? मैंने पूछा और सुंदरी खामोश हो गई। देर तक कुछ न बोली। फिर उसने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा और मध्यम लहजे में बोली, पहले मैं सिर्फ महादेवी के हुक्म से तुमसे मिलती थी, अब भी उन्हीं के हुक्म से यहाँ आई हूँ, मगर मेरे मन में तुम्हारी हमदर्दी उतर आई है। तुम मेरे मोहसिन हो, तुमने मुझ पर एहसान किया है। मैंने एहसान? तो और क्या, मुझे शंका उठा ले गया था। भेंट चढ़ाने कोई मेरी रक्षा ना कर सका था। अगर तुम शंका के बाद की बात मानने से इनकार ना कर देते तो मेरा जीवन चला गया था। इसलिए अब तुम्हारा ये एहसान मुझ पर है। ओहो, अच्छा, तो फिर ये उस एहसान के बदले कुछ और चुकाओ। कहो, उसने संजीदगी से गर्दन हिलाई। कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। ये फल खा लो, इनमें से कोई खोट नहीं है। पैरों से उतारे हुए उसने कहा। खा लूँगा, मुझे जल्दी नहीं। अजीब हो। खैर पूछो, क्या पूछना चाहते हो? बहुत से सवाल है, पूछो। पहला सवाल, मुझे क्यों निकाला गया है? मैं नहीं जानती, बस मुझे यहाँ तुम्हारी सेवा के लिए भेजा गया है। मायावती कहाँ है? महल में। उसे मेरी नई कैद के बारे में मालूम था? क्यों नहीं, जो हो रहा है महादेवी की मर्जी से हो रहा है। वैसे तुम्हारे लिए महादेवी भी हैरान है। क्यों? शब्बो महाराज और वो बातें करते हैं। महादेवी कहती है कि तुम बड़े शक्तिमान हो, बहुत कुछ कर सकते हो, मगर नहीं करते, ना जाने क्यों। अब वो क्या चाहती है? तुम्हारी सौगन मुझे नहीं मालूम। सुंदरी, तुम्हें शंका उठा ले गया था। फ़र्ज़ करो अगर मैं उसकी बात मान लेता तो तुम्हारी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई थी। हाँ, मायावती ने तुम्हारी मदद नहीं की थी। अव्वल तो महादेवी का काली जाप करने गई हुई थी और फिर शंका से तो वो मुकाबला नहीं कर सकती थी।